नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 21 जनवरी की सवाल से। ठीक है, तो देखते हैं। तो सवाल था हमारा कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कार्बाइन और टारपीडो की खरीद के लिए लगभग कितनी राशि के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। 4 विकल्प दिए इसमें, देखते हैं। पहला विकल्प है 3,200 करोड़, दूसरा विकल्प है 4,000 करोड़, तीसरा है 4,666 करोड़ और चौथा है 5,500 करोड़। तो भी हाल ही की बात है, रक्षा मंत्रालय ने जो कि सेना और नौसेना के लिए जो कि 4,666 करोड़ के रक्षा अनुबंध किए हैं। ठीक है, ऐसे तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। और ये ऐसा क्यों किया गया, क्वेश्चन बनता है हमारा। तो यह डील जो कि भारत की सेना को मजबूत करने, नौसेना की पनडुब्बी ताकत बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए की गई है। ठीक है, ये था आपका 21 जनवरी के सवाल का आंसर। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने आज के सवाल से। तो आज का सवाल है हमारा कि नए दीर्घकालिक समझौते के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है। तो 4 विकल्प है इसमें, रूस, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और यूएई। ठीक है, तो इसमें जनवरी 2026 में जो कि संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच यह एक नया दीर्घकालिक एलएनजी समझौता हुआ है। तो इसमें देश कौन बना है, तो यूएई चौथा विकल्प से हो जाएगा। यहाँ से बात करते हैं इस समझौते के तहत क्या चीजें होंगी। तो इस समझौते के तहत जो कि यूएई हर साल भारत को 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी देगा और इस करार के बाद जो कि यूएई कतर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है। इससे क्या है कि भारत को स्थिर और भरोसेमंद ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी इससे, और स्वच्छ ईंधन मतलब एलएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा इससे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय अपना स्थापना दिवस हर साल किस तारीख को मनाते हैं। 4 विकल्प देश के, पहला है 15 अगस्त, दूसरा है 26 जनवरी, तीसरा है 21 जनवरी और चौथा है 1 नवंबर। तो बात करें त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के स्थापना दिवस की, तो ये हर साल अपना स्थापना दिवस मनाते हैं 21 जनवरी को। तीसरा विकल्प हो जाएगा क्योंकि इस दिन 1972 में इन तीनों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और साल 2026 में जो कि इन राज्यों के राज्य बनने के पूरे 54 साल पूरे हो रहे हैं। यह बदलाव जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत हुआ था और ये राज्य बनने से क्या है कि इन क्षेत्रों को अपनी सरकार बनाने का जो कि अधिकार, कानून बनाने की शक्ति और अपनी संस्कृति व परंपराओं की रक्षा का अवसर मिल गया है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर बना है भारत का 19वां राज्य और मेघालय बना भारत का 21वां राज्य। ठीक है, और यह अधिनियम जो कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम से भी जुड़ा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन पाने वाले प्रसिद्ध इतालवी फैशन डिजाइनर कौन थे। तो 4 विकल्प दिए इसमें, जॉर्जिया अरमानी, दूसरा विकल्प है डोनाटेलर वर्साचे, तीसरा विकल्प है कार्ल लेगरफेल्ड, चौथा है वैलेंटिनो गारवानी। तो हाल ही की बात है, 93 वर्ष की आयु में निधन पाने वाले ये प्रसिद्ध इतालवी फैशन डिजाइनर वैलेंटिनो गारवानी कौन है, तो वैलेंटिनो गारवानी जो कि ये दुनिया के मशहूर वैलेंटिनो फैशन हाउस के संस्थापक थे और इन्होंने जो कि 1960 में
रोम में अपने फ्रांस ब्रांड की शुरुआत की थी। उनके डिजाइन, शालीनता, बेहतरीन कारीगरी और सुंदर गाउन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर रहे हैं। इनका खास रंग जो कि वैलेंटिनो रेड फैशन की दुनिया में एक पहचान बना, और जैकलिन कैनेडी और आर.डी. हेपबर्न, वहीं एलिजाबेथ टेलर जैसी मशहूर हस्तियों ने उनके डिजाइन पहने भी हैं। ठीक है, इसके साथ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? क्वेश्चन ये 4 विकल्प देश में चौथा, पांचवा, छठवां या सातवां। तो बात करें एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026, तो इसको मिला है छठवां स्थान। तीसरा विकल्प हो जाएगा। इस रैंकिंग से क्या है कि एशिया के 11 देशों की विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की तुलना करती है यह रैंकिंग, और यह सूचकांक जो कि हर साल हांगकांग की संस्था लेजेंसीरा एसोसिएटेड द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या है कि अर्थव्यवस्था, व्यापार, माहौल और कर नीति, अवसंरचना, कार्यबल, नवाचार, इन सभी पहलुओं को देखा जाता है। भारत का छठा स्थान यह दिखाता है कि भारत का घरेलू बाजार जो कि बड़ा है काफी, मैन्युफैक्चरिंग में सुधार हो रहा है, लेकिन साथ ही यह भी बताता है कि नीति लागू करने की रफ्तार, तकनीक और नवाचार और कारोबार को आसान बनाने में अभी और सुधार की जरूरत है इसमें। ठीक है, इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कि न्यूजीलैंड और जॉर्जिया लिए भारत के नए उच्चायुक्त और राजदूत कौन बने हैं? क्वेश्चन ही हमारे 4 विकल्प देश में अमित सायाबी, मुआनपुई सायाबी या अमित मिश्रा। तीसरा विकल्प है हर्ष अमित, और चौथा है मिश्रा हर्ष। तो न्यूजीलैंड और जॉर्जिया के लिए भारत के नए उच्चायुक्त और राजदूत बने हैं मुआनपुई सायाबी और अमित मिश्रा। दूसरा विकल्प से जाएगा यहाँ से अमित कुमार मिश्रा को, जो कि जॉर्जिया में भारत का नया राजदूत बनाया गया है, जो कि ये 2004 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। वह न्यूजीलैंड राष्ट्रमंडल देश है, जो कि इसलिए वहां भारत का प्रतिनिधि उच्चायुक्त कहलाता है, और जॉर्जिया जो कि गैर राष्ट्रमंडल देश है, इसलिए वहां राजदूत नियुक्त किया जाता है। बात है मुआन पोइसायाबी को, तो ये न्यूजीलैंड में जो कि भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गए हैं, और ये 2005 बैच की आईएफएस अधिकारी है। ठीक है, इसकी घोषणा किसने की? तो विदेश मंत्रालय ने, क्योंकि तो 2 नई राजनयिक नियुक्तियों की घोषणा की, जिसमें से पहला इनको मुआनपुई को न्यूजीलैंड में भारत की नई उच्चायुक्त का दर्जा मिला, और अमित कुमार को जॉर्जिया में भारत का नया राजदूत बनाया गया। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचने वाली टीम कौन सी है? तो 4 विकल्प है इसमें सौराष्ट्र, कर्नाटक, मुंबई या विदर्भ। तो हाल की बात है, पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचने वाली टीम बनी है विदर्भ। चौथा विकल्प से जाएगा यहाँ से यह इतिहास जो कि पहली बार विजय ट्रॉफी जीतकर विदर्भ ने हासिल किया है, और इस फाइनल मुकाबले में जो कि बेंगलुरु में खेला गया है, और विदर्भ ने सौराष्ट्र को 38 रन से हराया। इस जीत में अथर्व तायडे के शानदार जो कि 128 रन, और बाद में गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी ने काफी अहम भूमिका निभाई है इसमें। ठीक है, इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हाल ही में किस देश में शुरू हुआ है? क्वेश्चन है 4 विकल्प देश में, जिसमें से पहला है श्रीलंका, दूसरा है भारत, तीसरा है सेशेल्स, और चौथा है मालदीव। बात करें 17वें दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास की, तो ये शुरू किया गया है मालदीव में। चौथा विकल्प से जाएगा, और राजधानी जो कि मालदीव की आप लोगों को पता ही होगी, माले। इस अभ्यास में क्या है कि जो कि भारतीय तटरक्षक बल, श्रीलंका तटरक्षक बल, और भारतीय जो कि मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल, ये सब शामिल है इसमें। और इसका मुख्य उद्देश्य देखें तो इसमें मुख्य उद्देश्य है जैसे समुद्र में सुरक्षा बढ़ाना, खोज और बचाव कार्य, समुद्री
प्रदूषण से निपटना और तीनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना, ये इसके उद्देश्य है। बात करें मालदीव, तो मालदीव की कैपिटल जो कि माले बताइए, और करेंसी मालदीवियन रुपया, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो कि मोहम्मद मोइजू है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें मालदीव में कुछ और बात। जैसे मालदीव दुनिया के सबसे निचले स्तर वाले देशों में से एक है, और ये 1190 से अधिक, तब से 1100 से 90 से अधिक छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, और ये भारत के जो कि दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ की शासन प्रणाली की बात करें, शासन प्रणाली गणराज्य है, और यहाँ पे जो कि भारत का ये पड़ोसी और मित्र देश, ये इसकी कुछ राजनीतिक जानकारियां हैं, याद रखेंगे इसे। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में मालदीव को 3 जीआई टैग जो कि कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाला भारतीय राज्य कौन बना है। मतलब इसमें से कौन सा है, तो 4 विकल्प दिए इसमें, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, तो इसमें कर्नाटक हो जाएगा आपका सही विकल्प, क्योंकि इसे 3 जीआई टैग मिले जो कि पहली बार हवाई मार्ग से मालदीव को निर्यात किए गए। तीनों उत्पाद देख लेते हैं। जैसे पहला है नंजनगुड़ रसा बाले केला, दूसरा है मैसूर पान के पत्ते, और तीसरा है इंडिनी। ये 3 ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। यह इसलिए खास है क्योंकि इससे किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे और भारतीय कृषि उत्पादों को जो कि अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी। बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की यह मैप, इसका राज्य जो कि राज्य गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ, और ये जो कि बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। बेंगलुरु मतलब कि कैपिटल, कर्नाटक यहाँ के सीएम है जो कि सिद्धरामैया, और गवर्नर थावरचंद गहलोत, याद रखेंगे। ये आईटी स्टार्टअप और एरोस्पेस का बड़ा केंद्र भी है, और ये काफी उत्पादन में जो कि भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल है। जैसे कोडागू काफी प्रसिद्ध है यहाँ की। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है हमारा कि डिजिटल स्वास्थ्य सुधार के लिए विश्व बैंक से $286 मिलियन किस राज्य को मिले हैं। 4 विकल्प है इसमें, बिहार, ओडिशा, असम या पश्चिम बंगाल। तो ये 246 जो कि $286 मिलियन की मदद दी है विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को। चौथा विकल्प हो जाएगा यहाँ से। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ का राज्य गठन जो कि 1 नवंबर 1956 हुआ, 56 में हुआ था, और यहाँ पे जो कि यहाँ की कैपिटल है कोलकाता, और यहाँ के सीएम जो कि ममता बनर्जी है, और गवर्नर सीबी आनंदा बोस। ये चावल, जूट और चाय के लिए काफी प्रसिद्ध है, जो कि दार्जिलिंग चाय इसे वहां विश्व प्रसिद्ध जो कि इसे जीआई टैग भी मिला है, और ये जूट उद्योगों का एक प्रमुख केंद्र है। कोलकाता जो कि एक काफी बड़ा बंदरगाह और व्यापारिक शहर भी है। इन सभी के उपयोग से क्या है, जो मदद मिली है $286 मिलियन की, तो इसमें क्या है कि राज्य की डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने, इसका उपयोग वहां भी किया जाएगा, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, और 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और जैसे बीमारियों की डिजिटल निगरानी के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में किस वन्य जीव अभ्यारण्य में के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन, मतलब शॉर्ट में कहें तो ESZ घोषित किया गया है। तो 4 विकल्प है इसमें, रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा है कुंभल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बिहार की बात है, ये दिया गया है अभ्यारण्य जो कि आसपास के क्षेत्रों को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के। इसके चारों ओर के क्षेत्र को जो कि इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इस अभ्यारण्य के आसपास जो 0 से 1 किलोमीटर तक का इलाका
जो कि ESG बनाया गया है। मतलब इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में खनन, बड़े उद्योग और अनियंत्रित निर्माण जैसी गतिविधियों पर रोक रहेगी। इस फैसले के उद्देश्य से क्या है? इसके उद्देश्य अगर देखें तो वन्य जीव और जंगलों की सुरक्षा करना, अरावली पर्वत श्रृंखला की नाजुक प्रकृति को बचाना और वहीं स्थानीय लोगों की आजीविका को नुकसान पहुंचाए बिना विकास को संतुलित रखना, ये इसके उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का सवाल है आप लोग के लिए कि गोवा सरकार द्वारा घोषित तीसरे जिले का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? तो 4 विकल्प है इसमें। सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला विकल्प देखते हैं। पहला है कि पोंडा, दूसरा है मोरमुगांव और तीसरा है क्यूपेम, चौथा है कनाकोना। ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर को विकल्प जो कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति ऐप डाउनलोड कर लें जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली MCQs और करंट अफेयर्स जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए। युक्ति ऐप और सोशल मीडिया लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आसानी से। तो आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।